दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क के प्री का एडमिट कार्ड फाइनली आ गया है। 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर को आप लोगों का एग्जाम है और आज के डेट से अगर आप देखें हार्डली हमारे पास 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। ये लास्ट के 10-11 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि देखिए आपने मेहनत शायद साल भर से या फिर 6 महीने 3 महीने से करी होगी, लेकिन लास्ट के 10 दिन में आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी अप्रोच बहुत मैटर करती है। आप एग्जाम में प्रेशर, देखिए ये होता है कि आपने कितना भी मेहनत किया हो, एग्जाम जैसे नजदीक आता है प्रेशर बढ़े आता है। और कई बार तो हमारा एग्जाम सिर्फ इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि शायद हम एंजाइटी थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। आज मैं आपको कुछ फैक्चुअल डेटा शेयर करूंगा जो आपको शायद थोड़ा सा क्लैरिटी देगा, सही डायरेक्शन आपको देगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे आईबीपीएस क्लर्क का जो 4 तारीख का 5 तारीख का एग्जाम है उसको कैसे देना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय अर्पित सर यूट्यूब चैनल। आप सारे बच्चे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहां पे न केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग मिलती है बल्कि प्री से लेके मेंस तक की एडवांस स्पेशल क्लासेस भी दी जाती हैं जहां पे रीजनिंग का कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका ये चैनल बनता है। तो मेक श्योर करें आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम की। कल ही जो है वो एडमिट कार्ड आया है। 4 और 5 तारीख को एग्जाम है। ये बच्चों ने पोल के माध्यम से कंफर्म भी किया। मैंने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो पोल करवाया था जहां पे हमें डेटा मिला। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है कि 8 बजे आपको गेट में एंट्री लेनी है। 9 बजे से आपका एग्जाम हो जाएगा, 10 बजे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। 8 बजे आपको प्रेजेंट रहना है, ध्यान रखिएगा। अगर गेट क्लोज हो गया तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए कोशिश करें 7:30 7:15 जिस भी टाइम पे आप पहले ही पहुंच जाएं ताकि किसी भी तरह का हेडेक ना हो। सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है, 10:30 बजे गेट क्लोज हो जाएंगे, 11:30 बजे आपका एग्जाम होगा, 12:30 बजे खत्म हो जाएगा। 1 बजे गेट क्लोज हो जाएंगे थर्ड शिफ्ट में, 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, 3 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा। 3:30 पे गेट क्लोज हो जाएंगे, 4:30 पे एग्जाम स्टार्ट होगा, 5:30 पे आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। 4 तारीख और 5 अक्टूबर को आप लोगों का एग्जाम यहां होने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के ट्रेंड की। देखिए अगर आप वैकेंसी देखेंगे, इस बार वैकेंसी नियर अराउंड 10,700 करीब, लास्ट ईयर भी लगभग 12,500 करीब लास्ट ईयर वैकेंसी थी। उसके बाद हमने लगभग 4,500, फिर 6,000, 7,800, फिर 2,500 बड़ी कम वैकेंसी और 19 के अंदर हमने 12,000 वैकेंसी देखी थी। आप लास्ट के 2 साल का जरा एक बार तुलनात्मक देखिए, वैकेंसीज की संख्या 10,000 प्लस है। जब वैकेंसी कम होती हैं तो एक आसार होते हैं कि हाँ भाई कम है तो हमारी डिमांड यहां पे ज्यादा होगी, बाकी सारी चीजें, पेपर का लेवल भी बहुत मैटर करता है। लेकिन अब वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है और क्लैरिकल लेवल को टारगेट हर टाइप के स्टूडेंट करते हैं। जैसे एक बिगनर ये सोचता है कि पीओ का एग्जाम यार हो सकता है लेवल बहुत ज्यादा हो कंटेंट का, बट मैं क्लैरिकल को टारगेट कर ही सकता हूं, है ना। हमारे डिफेंस के सर लोगों का मेन जो एक एग्जाम होता है वो क्लैरिकल लेवल होता है। तो मैक्सिमम बच्चों का टारगेट चाहे एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो या फिर आरआरबी क्लर्क हो, ये ऑल टाइम हमेशा रहता है। और आईबीपीएस क्लर्क का एक इतिहास मैं आपको ये बता दूं, हमेशा से पेपर में बच्चों के अटेम्प्ट बहुत अच्छे रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको लास्ट ईयर का बताऊं, लास्ट ईयर में 24 तारीख में, 25 तारीख में, 31 तारीख में एग्जाम था, जिसमें अगर मैं 24 तारीख के शिफ्ट की बात करूं, ओवरऑल चारों ही शिफ्ट अच्छे थे, मतलब अच्छे अटेम्प्ट हुए थे, बहुत अच्छे अटेम्प्ट हुए थे। मैंने यहां पे बिट मॉडरेट बोला, इसका मतलब यह है कि क्वांट का पेपर थोड़ा था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अटेम्प्ट बहुत ही ड्रास्टिक गिर गए, ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। अच्छे अटेम्प्ट वहां भी बने हैं, थोड़ा लेवल बच्चों को यहां पे अप लगा था, बट ओवरऑल अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं। तो आईबीपीएस क्लर्क का एक इतिहास रहा है जो आपको बहुत क्लियर समझना चाहिए। पेपर काफी इजी आता है, ठीक है, आपके अटेम्प्ट्स अच्छे होते हैं, थोड़ा बहुत ना कहिए क्वांट हमें कुछ एक शिफ्ट में परेशान करता है, बाकी लगभग पेपर, ये आपका 24 तारीख का पेपर है। आप 25 तारीख का जो है वो पेपर देखिए, अगेन आपको 3 शिफ्ट जो है वो एज लास्ट ईयर, इसका मतलब ये है कि आपके अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं। जब मैं बिट लेंदी पेपर की बात करता हूं तो कुछ एक ऐसी डीआई रही होंगी, कुछ एक ऐसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहे होंगे जो थोड़ा टाइम टेकिंग रहे होंगे, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको समय लगा होगा, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मॉडरेट लेवल आ गया था कि आपके अटेम्प्ट्स जो है वो 12-13 में जाकर रुक गए, 10 में जाकर रुक गए, ऐसा नहीं है भाई। जहां पे अटेम्प्ट्स आपने किसी शिफ्ट में 30 किए होंगे, मतलब जो है वो क्वांट रीजनिंग के अंदर, हो सकता है इस वाली शिफ्ट में आपके 22, 23, 24 ऐसे रह गए होंगे। तो 22, 23, 24 भी कम नहीं होते हैं अगर आप क्लैरिकल प्री की बात करें तो। अब थोड़ा एग्जाम को देखते हैं। ये मैं आपको एक दिन के शिफ्ट का थोड़ा डेटा दिखाता हूं। 24 जो है वो अगस्त का आप लोगों का एग्जाम है और फर्स्ट शिफ्ट है। ओवरऑल पेपर आपको इजी दिख रहा है। अब जरा अटेम्प्ट देखिए, अटेम्प्ट आपको दिख रहा है कि 86 के करीब यहां पे अटेम्प्ट गए हैं भाई, 86 अटेम्प्ट रहे हैं भाई।
ठीक है। और इसमें पेपर का लेवल देखिए जरा, ये आपका रीजनिंग का पेपर, सर्कुलर सेटिंग 8 लोग, सब इनसाइड, मंथ बेस्ड पजल डायरेक्ट डॉट, अनसर्टेन 13 लोग थे, सीधा डॉट दिया हुआ था, कंपैरिजन बेस्ड पजल थी, मतलब इसको हम रैंक पजल बोलते हैं, हाइट वेट का सीक्वेंस, ठीक है। इसके अलावा बॉक्स बेस्ड पजल कितने हो गए, 5, 10, 14, 17, 22 नंबर की तो आपको पजल मिल गई। इनइक्वालिटी 4 नंबर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बिल्कुल लल्लू पंजू कॉन्सेप्ट 5 नंबर के सवाल थे कि इसके लेफ्ट टू लेफ्ट की कंडीशन क्या है, कॉन्सोनेंट के आगे कौन कितने सिंबल्स आपको बनेंगे, काइंड ऑफ क्वेश्चन। वर्ड बेस्ड ऑड वन आउट, देन नंबर सीरीज एक क्वेश्चन। ये एक ऐसा पेपर है जहां पे अगर आपने बेसिक थोड़ी भी मेहनत करी है, आप आराम से यहां पे 25 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा समय दिया है जो है वो प्रैक्टिस को और कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिक लेवल सवाल है। ये सर्कुलर टेबल मुझे याद है जब मैं इसको एनालिसिस कर रहा था, सीधे ऐसे कनेक्टेड था पॉइंट की, ए से बी कनेक्टेड है, बी से सी, सी से डी आप जाएंगे, फिर ई के सामने एच बैठा हुआ है, काइंड ऑफ पॉइंट की हाँ भाई आप 1 मिनट से कम के समय में डॉट मिला के सारे सवाल कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए इसमें देखिए मैथ्स क्यों आपको यहां पे मैक्सिमम अटेम्प्ट दिख रहा है, 15 नंबर की आपकी सिंप्लीफिकेशन आ गई, मिसिंग नंबर सीरीज 5 है, लाइन ग्राफ डेटा यहां पे 5 है, अर्थमेटिक का 10 से 12 जो है वो आराम से आप देख सकते हैं कि डुएबल मैनर में अच्छा पेपर आपका गया है। इसमें देखिए आरसी, सिंगल फिलर्स, पैराजंबल, वर्ड यूजेस, एरर डिटेक्शन, देन वर्ड रिप्लेसमेंट, यहां भी आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट बच्चों के 20 प्लस तो हुए ही थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट 2 की। अगेन पेपर आपको ओवरऑल इजी मिला, जरा अटेम्प्ट देखते हैं। इस वाले में एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के अगेन आप देख सकते हैं 84 से 86, लगभग 88 के करीब हमने मैक्सिमम अटेम्प्ट देखे 100 नंबर के पेपर में। आप देख सकते हैं पेपर को एक बार देखिए, अटेम्प्ट देखिए भाई, रीजनिंग के अंदर 31-32 एवरेज अटेम्प्ट है, जहां कभी हम बोलते हैं कि 10 में से चलो यार 2-3 के, एवरेज अटेम्प्ट भाई 30-31 है। मतलब 100 बच्चे होंगे, सोचिए 65-70 बच्चे इतना करके आए, तो हमें समझना पड़ेगा कि पेपर का ओवरऑल लेवल क्या है। मैथ्स के अंदर 28 अटेम्प्ट्स गए हैं भाई, 24 में से 6 नंबर छोड़ दीजिए, 24 अटेम्प्ट गए हैं यार इंग्लिश में। पेपर देख लो एक बार, अनसर्टेन सीधा 11 लोग थे, सर्कुलर सेटिंग 7 लोग थे, बॉक्स पजल डायरेक्ट डॉट था, मंथ बेस्ड, वर्ड बेस्ड सीरीज, वर्ड बेस्ड सीरीज मतलब जो है वो 3-3 लेटर का एक वर्ड बन गया, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलॉग, मीनिंगफुल, चलो इसको आपने साइड कर दिया, मान लीजिए ये आपसे सारे वर्ड ना होंगे। नंबर बेस्ड एक सिंपल सवाल था कि नंबर था, आप इवन को +1 करिए, ऑड को -1 करिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, कौन सी वैल्यू सेम प्लेस पर रह गई, सीधे सीधे वैल्यू बन रही, मतलब आराम से आप इसमें मैं कहूंगा कि बेसिक क्लियर है, 20-25 मार्क्स आप यहां पे कर सकते थे। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगेन इंग्लिश पे आ जाते हैं। क्लोज टेस्ट 6, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5, एरर डिटेक्शन 5, मिसस्पेल्ड 5, कॉम्प्रिहेंशन के लगभग 9 क्वेश्चन, आराम से 18-20 के करीब यहां पे भी आपका अटेम्प्ट बन रहा है। मैथ्स में आ जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन 15 सिंप्लीफिकेशन भाई, मिसिंग नंबर सीरीज 5, डीआई के 10 क्वेश्चन, एक आपकी केवल डीआई पूछी गई थी, एक केवल डीआई अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड शिफ्ट की, रीजनिंग बिट इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इसमें अगर मैं जाऊं अटेम्प्ट की यहां बात करें, अगेन यहां पे देखिए, अब बिट का मतलब यह है कि जहां पे आपके 28 से 31 थे वो अभी चले गए 26 से 28 या 26 से 29, कुछ एक पैटर्न ना कहिए, थोड़ा लेवल अप, माइनर लेवल अप आया होगा लेकिन ओवरऑल नहीं आया होगा, ठीक है। ओके, अगले आप देखिए लगभग 24 से 26, थोड़ा बहुत ना कहिए, एग्जाम में जो बच्चों को चैलेंज आता है वो थोड़ा क्वांट में आ जाता है, क्योंकि क्वांट में थोड़ा सा या तो डीआई लेवल अप मिल जाती है, एक आध कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं, या फिर आपको अर्थमेटिक लेंदी होता है। बाकी पेपर में अभी तक का जितना 2-3 साल का ट्रेंड रहा है, बाकी सब्जेक्ट में चैलेंजेस नहीं आते। देखिए 86-87 अटेम्प्ट्स भाई, पेपर देखिए भाई, मंथ बेस्ड पजल, लीनियर सेटिंग, कंपैरिजन, अरेंजमेंट बॉक्स, इस वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बच्चों को टाइम लगा था, क्योंकि डॉट बनाने के बाद भी इसकी 2 नहीं 3 पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ए और बी में 2 का गैप है, ठीक है, फिर आपसे बोल दिया बी और सी में 1 का गैप है। अब सोचिए टोटल 8 लोग हैं, तो बी और सी में भले आप 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, लेकिन जब ए और बी और बन रहा है तो वो भी तो, इसकी भी पॉसिबिलिटी ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, तो जहां पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वो थोड़ा हमें लगता है कि नहीं यार पेपर लेंदी हो गया, ठीक है। बट जिनका जो है वो प्रैक्टिस अच्छा था उन्होंने इसको भी फास्ट किया होगा। सिलॉग 3 क्वेश्चन, इक्वालिटी 3 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, देन नंबर बेस्ड सवाल 1 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन का 1 सवाल, मान लेते हैं आपसे मीनिंगफुल वर्ड जो है वो ना बना होगा, इसमें आपको चैलेंज आए होंगे, ठीक है। पैराजंबल, आरसी, सिंगल फिलर्स, एरर डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड, वर्ड स्वैप, आराम से आपके 18-20 अटेम्प्ट्स यहां पे हो सकते थे। सिंप्लीफिकेशन अगेन 12 क्वेश्चन, 5 नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन, 2 तरह की डीआई, एक बार ग्राफ डीआई और एक कैसलेट डीआई हमसे एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है। लास्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं।
मॉडरेट लेवल का पैटर्न आपको क्वांट के अंदर देखने को मिला था, इजी टू मॉडरेट ओवरऑल में कहूंगा। और यहाँ पैटर्न्स देखिए तो ये जो संख्या है ना, ये आपकी जहां 80 81 जा रही थी, अभी ये संख्या 75 76 पे जाकर रुक गई। ठीक है, इस पे आप पैटर्न देखिए, जहां पे स्कोर आपका 30 हो रहा था वो स्कोर मिनिमम 22 पे आ गया, जहां मैक्सिमम आप 29 30 जा रहे थे वो स्कोर आपका 26 पे आ गया। तो जब हम बिट मॉडरेट बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट आपका डिफरेंस ही हो गया, बहुत डिफरेंस हमें आईबीपीएस क्लर्क के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, पेपर का पैटर्न देखते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं। फ्लोर पजल, 8 फ्लोर, डायरेक्ट कंडीशन, कंपैरिजन, रैंक पजल, स्क्वायर बेस सीधा दिया हुआ था, डेजिग्नेशन 7 क्वेश्चन जो है वो 7 लोग, सिलॉग 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग मतलब चाइनीज कोडिंग, मिक्स सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, चलिए मान लीजिए ये आपसे नहीं बना, ऑड वन आउट, नंबर बेस सीरीज को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके सेम प्लेस की वैल्यू बतानी थी। तो अटेम्प्ट्स आपके अच्छे खासे इसके अंदर हो जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। 12 सिंप्लीफिकेशन, 13 जो है वो अर्थमेटिक। यहां पे डीआई में बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा डीआई चैलेंज लगा था उनको, और अर्थमेटिक के 1-2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग पैटर्न था, इसलिए मैं इसको थोड़ा मॉडरेट कहूंगा, क्योंकि ओवरऑल बच्चों को थोड़ा दिक्कत हुई थी। ठीक है, बट सेलेक्टिव क्वेश्चन में थे, ओवरऑल पेपर में कोई मैं कहूं कि पूरा पेपर मॉडरेट था ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। आरसी क्लोज टेस्ट, मिसस्पेल्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, ये टोटल आपके 30 नंबर यहां पे जो है वो बन गए। अब आपको करना क्या है, आपने समझा क्या ओवरऑल पैटर्न से। देखिए, आपको यहां पे ये चीज समझना पड़ेगा कि 2025 के जो बच्चे हैं, जो स्पेशली फ्रेशर हैं, या हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, या ईएसएम डीएसएम कैटेगरी के हैं, उनको सबसे पहले क्या करना है भाई, क्वांट के पैटर्न को आपको थोड़ा सा देख के चलना है, क्योंकि क्वांट अर्लियर ईयर्स में भी मैंने आपको सिर्फ अभी एक ही दिन का शिफ्ट दिखाया है ना, जो 25 को एग्जाम हुआ था, 31 को एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वांट थोड़ा सा हमें परेशान किया था। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देखूंगा, कैलकुलेटिव होती है और रीजनिंग कुछ एक पैटर्न, जैसे मैंने वो पजल का पैटर्न बताया कि वो पजल में ना 2 पॉसिबिलिटी इन जनरल हम बॉक्स में बनाते हैं, अब उसमें बोल दिया 2 का गैप फिर 1 का गैप, तो वो 1 का गैप जो है वो दोनों साइड आपको पॉसिबिलिटी और बनानी पड़ेगी। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपकी 4 पॉसिबिलिटी समय ले लेती है। ठीक है, तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, आप सबसे पहली चीज, मैं अगर ये कहूं कि आप पूरा पेपर कैलकुलेटिव है, द आंसर इज नो, पूरा पेपर कैलकुलेटिव नहीं होता है। ना कहिए डीआई के कुछ क्वेश्चन, नंबर सीरीज के कुछ पैटर्न आपके टाइम टेकिंग होते हैं, जहां पे आपको है ना एक लॉजिक है, एक के साथ एक और लॉजिक है, जो नंबर सीरीज में इन जनरल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ टाइम टेकिंग होते हैं। आप सिंपली ये करिए, डेली अभी आपको एक मॉक तो देना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेली आपका एक मॉक होगा, उस मॉक को आपको एनालिसिस करना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, उसको मैक्सिमम आपको सीखना है कि क्या क्या आपसे मिस्टेक हुई है। सेक्शनल क्वांट जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है ना, उसमें सेक्शनल मॉक तो आपको दिया ही होगा, टॉपिक वाइज जितने सेक्शनल है उसको आप कर डालें। लास्ट के 10 दिन में टारगेट ले लें कि भाई मुझे ना जितने सेक्शनल मॉक दिए उसको खत्म करना है। अगर एक दिन में आप 2-3 मॉक दे सकते हैं सेक्शनल वाले, जो कि 10 क्वेश्चन के होते हैं, 8 क्वेश्चन के होते हैं, 15 क्वेश्चन के होते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। वो आपको टॉपिक वाइज ना आपकी स्पीड मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, और जितने क्विजेज होते हैं, ठीक है, क्विजेज भी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन भी आपको क्विजेज मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म क्विजेज प्रोवाइड करते हैं उसको भी आप दीजिए। ये लास्ट के 10 दिन का आपका चैलेंज ये है, ताकि आपको क्वांट में जो हमने 24 में भी देखा था, 23 में भी देखा था, जो बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, उसको आप थोड़ा बहुत ओवरकम यहां पे प्रॉपर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि अर्लियर ईयर्स में कट ऑफ क्या रहे हैं। देखिए, कट ऑफ के फैक्टर अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। एक वैकेंसी, डिफिकल्टी लेवल, आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी थी, स्टेट में वैकेंसी कितनी थी ये इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल एप्लीकेंट कितने थे, कितने जो है बच्चों ने एग्जाम दिया है, और लास्ट नॉट द लीस्ट नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस, तो इसके बिहाफ में कट ऑफ बनती है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखें 77, 71, 83 असम, 79 जो है वो बिहार, ये 2024 का मैं बता रहा हूं। देन छत्तीसगढ़ का 77, 81, देन दिल्ली 80, देन गुजरात जो है गुजरात 77, हरियाणा 83, देन यहाँ पे जेके जम्मू कश्मीर 86, झारखंड 83, मध्य प्रदेश 73, महाराष्ट्र 73। ठीक है, और देखिए बड़े स्टेट्स, ओडिशा 86। ओडिशा तो यार हमेशा कट ऑफ कहा ही जाता है, मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं ओडिशा एक हमेशा लेवल पे होता है। ओडिशा हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब 81, राजस्थान 83, कर्नाटका 64, तेलंगाना यहाँ पे 68, और जो है उत्तर प्रदेश 79, वेस्ट बंगाल 87, देन यहाँ पे त्रिपुरा 80। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं 23 की बात करूं, 23 में देखिए आंध्रा यहाँ पे 81, ठीक है, असम 79, छत्तीसगढ़ यहाँ पे 77, दिल्ली यहाँ पे 78, गुजरात यहाँ पे 75, देन हिमाचल प्रदेश 84, हरियाणा यहाँ पे 80, जम्मू कश्मीर 85, झारखंड 82, मध्य प्रदेश 78, महाराष्ट्र 72। ठीक है,
इसके अलावा अगेन ओडिशा 86 कट ऑफ 23 में भी गया, पंजाब 81, राजस्थान 82, देन कर्नाटका 75, तेलंगाना 78, उत्तर प्रदेश 79, वेस्ट बंगाल 85 एंड ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक बार 22 को भी देख लेते हैं। आंध्रा 76, आसाम 80, बिहार 87, ठीक है, देन जो है वो छत्तीसगढ़ 81, दिल्ली 84, देन यहाँ पे गुजरात जो है वो 81, हिमाचल प्रदेश 86, हरियाणा 85, देन जो है वो झारखंड 84, देन केरला 85, ठीक है। एक आध स्टेट और देखते हैं इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश 85, महाराष्ट्र 75, ओडिशा अगेन 87, ठीक है, देन क्या कहते हैं आपका यहाँ पे दिया पंजाब 83, राजस्थान 86, कर्नाटका 74, उत्तर प्रदेश यहाँ पे 84, उत्तराखंड 89 22 के अंदर था भाई 89। खैर उस बार वैकेंसी भी कम थी, उस बार वैकेंसी भी कम थी, काफी कम थी। इस बार की वैकेंसी आप देखें लगभग 2 गुना है, लास्ट ईयर की वैकेंसी भी 2 गुना थी, लेकिन उस साल वैकेंसी नियर अराउंड 4500 के करीब गई थी, ठीक है। 86 यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो अगर आप ओवरऑल मुझसे पैटर्न पूछें कि ओवरऑल पैटर्न अगर मैं इस वैकेंसी को देख के कहूं, 2 चीजें आपको और समझनी होंगी। इस बार एसबीआई पीओ का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको हमने एक एग्जाम में फॉलो करते हुए हमने देखा है, दैट इज एनआईसीएल एओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें हमने पजल की संख्या ज्यादा देख ली थी, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल वहां पे बच्चों को हाई लग गया था। अभी एसबीआई क्लर्क के कुछ शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं, कुछ के बचे हुए हैं। ओवरऑल अभी तक हमने इजी देखा है, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क के अंदर हमें इस चीज को भी दिमाग में कीप इन माइंड लेके चलना पड़ेगा कि हो सकता है एसबीआई पीओ वाला पैटर्न जो अगर मैं कहूं टर्म्स ऑफ कि भाई मैक्सिमम पजल कर दे। भाई आपको याद होगा एसबीआई में 30 जो है क्वेश्चन में से लगभग 25-26 सवाल आपके केवल पजल के पूछे गए थे। मोर देन 90% आपको मैं कहूं पजल जो था एग्जाम में था। एक आध नंबर पेयर का आ गया था, एक आध नंबर सीरीज का, 1-2 से लॉग, बस बाकी पूरा पजल, ठीक है। तो वैसा पैटर्न भी हमें जो है वो एग्जाम में गो थ्रू करना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं अगर लास्ट के 3 शिफ्ट का डेटा और लास्ट ईयर के एग्जाम के एनालिसिस को देख के मैं कहूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको फिलहाल जो टारगेट लेके चलना है ना भाई, वो आपको लगभग 76 to 80 का टारगेट आपको लेके चलना है। एटलीस्ट ये नंबर आपके इसमें होने चाहिए। इतना टारगेट आप देखिए, मैं यहाँ पे रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स को साइड कर रहा हूं मैं कि अरे सर मेरे यहाँ तो 64 ही कट ऑफ गया था सर, मैं क्यों ही इतना लेके। देखिए आप ओवरऑल ये नंबर बना के चलिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो है वो बेनिफिट करेगा। कारण ये है पेपर का पैटर्न जो है ओवरऑल इजी मतलब आया है। 24 के अंदर भी हमने ये देखा, हमने ये 23 के अंदर भी देखा, इसीलिए कट ऑफ के नंबर भी अच्छे खासे हमें बने हैं। तो इस बार जितने बच्चे 2025 के एग्जाम को दे रहे हैं, ये नंबर आपको जो है वो कीप इन माइंड लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। सारे बच्चे एक बार मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपका जो भी अभी हालिया आपने आईबीपीएस क्लर्क का मॉक दिया होगा, उस आईबीपीएस क्लर्क के मॉक में मुझे बताइए आपने टोटल स्कोर जो है वो कितना किया है। उसमें स्पेशली आपका मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का जो है वो स्कोर कितना है, ये आप सारे बच्चे मुझे जरूर बताइएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना जरूरी है, अगर अभी आप मॉक जो है वो देने वाले हैं या मॉक को अभी आप टारगेट करने वाले हैं तो, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मॉक के पैटर्न को समझना पड़ेगा। लास्ट के 10 दिनों में आपको करना क्या है, डेली एक मॉक एनी हाउ देना है। एनी हाउ आपका डेली एक मॉक होना चाहिए। आपने मॉक दिया, आपने एनालिसिस किया, आपने अपने वीक एरियाज को देखे, वीक एरियाज के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी, वापस से आपको ट्रैक मिला, सही ट्रैक मिला और आप मॉक देना स्टार्ट कर दिए। डेली आपको ये चीज करनी है, एक मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए, वीक एरियाज को देखिए, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और वापस मॉक देने में लग जाइए। जब आप मॉक देंगे और क्लैरिकल लेवल का पेपर है तो इस चीज को आपको कीप इन माइंड रखना पड़ेगा कि आपकी एक्यूरेसी और परसेंटाइल का कॉलम ऑलवेज बेहतर हो। मतलब आप जो मॉक दे रहे हैं उसमें जो परसेंटाइल का कॉलम है, आप सभी को यह चीज मेक श्योर करना है कि परसेंटाइल का कॉलम ऑलवेज आपका 80-85 प्लस होना चाहिए। 80%, 85% से ज्यादा परसेंटाइल आ रहा है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपका परसेंटाइल 80 से कम है तो भाई वो चैलेंज है आपके लिए, आपको उसको बैलेंस करके 80 में लाने। देखिए परसेंटाइल या एक्यूरेसी का कॉलम बढ़िया होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि आप सही तरीके से मॉक दे रहे हैं, सही दिशा में आपकी तैयारी है और आपको पता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। ये आपके परसेंटाइल के कॉलम और एक्यूरेसी के कॉलम में आपको दिख जाता है। लेकिन अगर आपका परसेंटाइल का कॉलम 70 से कम है भाई, तो ये बहुत चैलेंज है,
बहुत चैलेंज है, आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी, आपको इसे बैलेंस करके 80 प्लस जो है वो जरूर लाना होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जिनका भी अभी हालिया आज मॉक दिया है, कल मॉक दिया है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने टोटल आपका स्कोर कितना है, आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में स्कोर कितना रहा है, और आपका परसेंटाइल उस मॉक में कितना रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके। बाकी बेस्ट विशेष आप सभी को। यूट्यूब पे लगातार मैं जो है वो क्लास आपको दे रहा हूं। मैं फिर से अगर आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूं, ये यहां पे आज ही मैंने अभी जो है आईबीपीएस क्लर्क का कंप्लीट एक मॉक का पेपर लिया है, और नेक्स्ट 10 डेज में मैं आपको मैक्सिमम मिसलेनियस कंटेंट, मैक्सिमम पजल देने वाला हूं। तो मेक श्योर करें सारे के सारे बच्चे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है भाई, ओके। चलिए, अब इंपॉर्टेंट चीज, जितने बच्चे आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम को देने वाले हैं और जो अभी नेक्स्ट लेवल पे टारगेट करेंगे, अभी कई लोगों ने एसबीआई क्लर्क भी दिया होगा, एसबीआई क्लर्क के बाद उनका अगला टारगेट एलआईसी डबल एओ भी होगा, आईबीपीएस क्लर्क भी होगा। हमने एसबीआई क्लर्क का एक डेडिकेटेड मेंस का शौर्य में जो है वो मेंस का बैच यहां पे लॉन्च किया है, जो आपकी प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन ये होने वाला है। इसमें डेडिकेटेड आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का कॉम्प्रिहेंसिव सेट मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने मेंस का बैच यहां पे लॉन्च किया है। वॉरियर एसबीआई क्लर्क जो है वो कंप्लीट मेंस का बैच स्पेशली एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए हमने लॉन्च किया है। यहां से आप प्रॉपर जो है वो ईएसएम कैटेगरी में प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो लोग इंडिविजुअल केवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, वो मेरा रीजनिंग सब्सक्रिप्शन यहां पे अवेल कर सकते हैं, जहां पे कंप्लीट सारे के सारे बड़े बैचेस वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको एक जगह मिल जाएगा। नीव फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस टॉपिक वाइज, जुनून का एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री प्लस मेंस, कंप्लीट ये सारे के सारे बैचेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में 799 में प्रॉपर यहां पे मिल जाएगा। इसको आप सारे बच्चे जरूर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने आरआरबी क्लर्क का जो है वो डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है, जो आपके ईएसएम डीएसएम कैटेगरी के लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड बैच है, और यहां से आप आरआरबी क्लर्क को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनल हमारा बैंक महानायक है, जिसमें सारे के सारे बड़े बैचेस आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में 1.5 साल के लिए 1599, 2 साल के लिए 1999 या 3 साल के लिए 2699 में मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल करेंगे? या तो आप इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर आप कोई भी वीडियो, जैसे मान लीजिए ये आईबीपीएस क्लर्क का लाइव सेक्शन में जाएंगे, आईबीपीएस क्लर्क का ये वीडियो है, जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इसमें आपको सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। वॉरियर एक्स सर्विसमैन मेंस बैच, ऐसे आप क्लिक करेंगे आपको ये लिंक मिल गई। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग नायक का बैच चाहते हैं, यहां से यहां पे आपने क्लिक किया, ये आपको रीजनिंग का बैच का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहां पे जाऊं, शौर्य बैच का यहां पे लिंक है, शौर्य बैच को आप यहां से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच आप यहां से अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपका बैंक महानायक है, इसको आप क्लिक करेंगे, बैंक महानायक का बैच भी आप प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।